everyone. Hello everyone. I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. मैं नितिका तिवारी आप सभी का आपके इस हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं लगभग 2-3 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, जिस वजह से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो फिर अपलोड भी नहीं हो पाई। लेकिन ये मेरी गलती है कि आप लोग का एग्ज़ाम इतना नज़दीक है और वीडियोस आपको टाइम पे नहीं मिल रही हैं, तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और एज अ पेनल्टी आप लोग को अब CDP और EVS दोनों की क्लासेस मिलेंगी, तो आप दोनों ही सब्जेक्ट्स की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बहुत बातें हो गई, अब आगे अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज हमें पढ़ना है। आज हम CTET 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, CDP पार्ट। और इसमें हमने ये 10 जनवरी 2022 का पेपर है, तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, हमने कुछ लोग आप लोगों में से देखे होंगे मेरा वो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 1 से 15 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम 15 से 30 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो और न्यू है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोग को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे आपको अपडेट मिल जाएगी कब वीडियोस अपलोड हुई हैं, ठीक है। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो जल्दी से उसको देख लें, क्योंकि जिससे आपका एक पेपर कम से कम सॉल्व हो जाए। 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो कम से कम CDP आप 30 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लें, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अब हम आगे थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 15 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं इस सीरीज़ में। आइए देखते हैं। ये रही हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़। ये जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये 10 जनवरी का पेपर है, ठीक है। और ये भी अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे पहले हम लोग PDF पे कंटिन्यू करते थे, CTET की वेबसाइट से डाउनलोड करके डायरेक्टली उस पर हम डिस्कशन करते थे। तो उसमें क्या होता था, हमें इंग्लिश का क्वेश्चन ऊपर मिल जाता था, फिर हिंदी का नीचे रहता था, तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाके हमें हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन देखना पड़ता था, तो जो एक दिक्कत वाली बात थी। हिंदी और इंग्लिश क्योंकि बायलिंगुअल लर्नर्स आते हैं, तो जिससे किसी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने ये एक PPT तैयार की है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ एक ही पेज में लिखे गए हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड बेस्ट है, तो जिससे हम आगे की वीडियोस, आगे आने वाली वीडियोस इसी तरह से कंटिन्यू करें और इसी तरह से PPT बनाकर पढ़ाएं। और अगर आपको वही PDF वाला फॉर्मेट पसंद हो तो आप वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम PDF पे ही कंटिन्यू करेंगे, ओके। आइए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये पहला ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए, बच्चे ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं? ऐसा नहीं होता, बच्चे एक्टिवली चीज़ों को सीखते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। अगर निष्क्रिय तरीके से सीखेंगे तो उन्हें कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, और बच्चे हमेशा एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या दिया गया है, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, तो ये सही है। किसी क्लासरूम में सभी बच्चों को बराबर ज्ञान दिया जाता है, बराबर मात्रा में उन्हें सिखाया जाता है, और वो समान तरीके से बढ़ते और विकसित हो। तो इस वाले क्वेश्चन में यही दूसरा सही आंसर हो जाएगा, ओके। इसी पे हम कर देते हैं टिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकमेंडेड बाई क्लॉज 12 ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2019 regarding education of students belonging to economical weaker section EWS, राइट। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से
किसकी सिफारिश की गई है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। तो क्या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो वो केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल तो और ऐसा RTE एक्ट ऐसा नहीं कहता कि वे केवल सरकारी विद्यालयों में उनका दाखिला हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, निजी विद्यालयों में आरक्षण। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। RTE एक्ट 2009 जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों को क्या देता है, निजी विद्यालयों में आरक्षण देता है। अब हमें कितना आरक्षण मिलता है या मिलता भी है कि नहीं मिलता या कितना मिलता है, ये बात तो आपसे छिपी नहीं है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। खैर, ये रही अलग तरह की बात। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक के हिसाब से तो RTE एक्ट यही कहता है कि निजी विद्यालयों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following learning disability directly affects the ability to perform mathematical calculation? अच्छा, फिर मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में किस तरह की अधिगम अक्षमता है जो गणित के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चों को सीधे तरह से प्रभावित करती है? तो गणना की क्षमता, इसमें 2 ऑप्शंस लिखे ही नहीं गए हिंदी वाले में, तो हम इंग्लिश का सेक्शन ही ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला लिखा गया डिसकैलकुलिया। अब देखिए, यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। कैलकुलिया में आपको कैलकुलेट की का साउंड आ रहा होगा, और कैलकुलेशन किस में होती है, मैथमेटिक्स में ही तो होती है कैलकुलेशन। तो गणितीय गणना करने की क्षमता सीधे जिसमें प्रभावित होती है वो अक्षमता क्या है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उस अक्षमता को डिसकैलकुलिया नाम दिया जाता है। और ये आप कैलकुलेशन शब्द से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिसकैलकुलिया ही है जिसमें गणितीय गणना की अक्षमता होती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन तो हमें मिल गया है, यही सही ऑप्शन है। लेकिन हम बाकी के तीनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ज़रूरी है हमसे डिसकैलकुलिया ही पूछे, हमसे इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी और पूछ सकता है, तो इसलिए हम बाकी के तीनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि अधिगम अक्षमता से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल हर शिफ्ट में आता है, तो आप ये अधिगम अक्षमता ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, डिस्ग्राफिया। तो ग्राफिया में थोड़ा ग्राफ जैसा साउंड आ रहा है, और ग्राफ हम किस पे बनाते हैं, पेन पेपर पे ही तो ग्राफ बनाते हैं, पेन से ही बनाते हैं। तो बनाना मतलब लिखना एक तरह से। तो ये डिस्ग्राफिया किस विकार से संबंधित है, लेखन विकार से। बच्चों में जब लेखन की अक्षमता होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और तीसरा क्या दिया गया है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चों में पठन कौशल विकसित नहीं हो पाता। तो लेक्सिया से लेक्चर जैसा कुछ साउंड आ रहा है, तो आप इसको भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो है लेक्चर, लेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो ये पठन अक्षमता से संबंधित है, ठीक है। फिर चौथा क्या दिया गया, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया एक तरह से संज्ञानात्मक अक्षमता है। इसमें बच्चों का संज्ञान मतलब उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अधिसंज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे मेंटली डेवलप नहीं है या मेंटली दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है, बस उनका संज्ञान उतना अच्छा नहीं हो पाता, उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स। तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए चारों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला दिया गया है बैठने की निश्चित व्यवस्था। तो आप बताइए, शिक्षण की आवश्यकताओं में बैठने की निश्चित व्यवस्था का कोई महत्व है? इसका कोई भी महत्व नहीं है। बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को बैठने को मिले जिससे वो अच्छे से पढ़ सके, लेकिन कोई निश्चित जगह ही व्यवस्थित हो कि इसी जगह पढ़ेंगे रोज, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया, लचीला पाठ्यक्रम।
और यही सही ऑप्शन भी हो जाएगा। बच्चों को हमें फ्लैक्सिबल करिकुलम देना चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड करिकुलम। मतलब बच्चों में उसमें उनको फ्लैक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर ये किसी तरह का मतलब भार नहीं देना चाहिए या थोपा नहीं जाना चाहिए कि ये इतना करना ही है। तो ये मानकीकृत देखिए नीचे आ गया स्टैंडर्ड, तो ये नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि पुस्तक ही पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं और समझ बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, समझ कोई भी डेवलप हो ही नहीं रही है। तो बच्चों को लचीला पाठ्यक्रम देना चाहिए, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चंस यहाँ देख लेते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। अच्छा, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनमें मतलब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू काफ़ी हाई होता है, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछे हैं कि उस तरह के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी होगी। ये 4 रणनीतियाँ दिए हैं नीचे। तो आइए हम एक एक करके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं चारों। पहला दिया गया, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे। तो आप बताइए, जो इतना हाई मतलब जिसका आईक्यू है, जो इतना प्रतिभाशाली है, उससे हम सरल सवाल पूछकर उसका आईक्यू डेवलप करा सकते हैं, उसको विकसित मतलब उसके दिमाग को विकसित कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आईक्यू ऑलरेडी इतना हाई है, तो सरल सवाल पूछेंगे तो उसके दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ना है, तो जिससे उसका दिमाग, बच्चे का दिमाग डेवलप भी नहीं होगा। तो इसलिए आसान प्रश्न पूछना गलत ऑप्शन होगा। फिर दूसरा क्या दिएगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। इस ऑप्शन पर हम बाद में बात करते हैं। तीसरा दिया गया, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। अब आप बताइए हमें, एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसे कोई जानकारी दी गई है, तो क्या उसको अतिरिक्त समय लगेगा समझने में? क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है, वो तो चीज़ों को जल्दी से समझ जाता है, जल्दी से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाता है, तो उसको अतिरिक्त समय तो लगेगा नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या दिया गया है, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। अब बताइए आप, अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों से सफलता की उम्मीद नहीं रखेंगे तो और किससे रखेंगे सफलता की उम्मीद? तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया, अब दूसरे पे बात कर लेते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जिन बच्चों में इतनी सारी प्रतिभा है, तो हमें उस प्रतिभा को भुनाना चाहिए, उसे और भी मोटिवेट करना चाहिए और भी डेवलप करना चाहिए। तो डेवलप कैसे होगा, जब हम उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम का कार्य देंगे, तो वो उस चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे और उसको अपने इंटेलिजेंस से मतलब उस चुनौती को पूरा करने की कोशिश भरपूर करेंगे, जिससे उनका इंटेलिजेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर अवॉइड व्हाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर हिंदी में देखते हैं, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए एक एक करके ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया, संकल्पना मानचित्रण। तो बच्चों को संकल्पना मानचित्रण तो करना ही चाहिए, मतलब बच्चों में ये कौशल डेवलप करना चाहिए, इससे क्या होता है, बच्चों की समझ काफ़ी बेहतर डेवलप हो जाती है, और जब वो मानचित्रण द्वारा चीज़ों को समझते हैं तो वो उनके दिमाग में काफ़ी समय तक स्टोर रहती है। दूसरा क्या है, खोजी अधिगम। तो खोजी भी बच्चों को भी एक खोजी अधिगम पर जोर देना चाहिए, वो उनसे एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए, और तभी तो वो एक अच्छे डिस्कवरी लर्नर हो पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर तीसरा क्या दिया गया, सहज अनुमान लगाना। तो सहज अनुमान लगाना सही है, सिर्फ अनुमान लगाना गलत हो जाएगा। सहज अनुमान लगाना भी एक सही ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। फिर चौथा क्या दिया गया, निष्क्रिय नकल। तो यही गलत हमारा ऑप्शन होगा।
बच्चों में निष्क्रिय नकल नहीं करानी चाहिए। ये इस रणनीति से सभी अध्यापकों को बचना चाहिए। तो यही सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गैर संदर्भीकरण। तो अब बताइए, सहायक तत्व पूछा है ना, तो गैर संदर्भीकरण सहायक होगा। बच्चों को संदर्भ पता ही नहीं है, किस संदर्भ में ये चीज़ें कराई जा रही हैं और उनसे कराते ही जा रहे हैं, तो इसका कोई रिजल्ट मिलेगा, हमें कोई आउटकम मिलेगा। बच्चों को वो उस चीज़ का संदर्भ पता ही नहीं कि ये चीज़ हमसे कराई क्यों जा रही है, तो इससे ना बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, ना उनका इंटेलिजेंस ही डेवलप होगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, विस्तारण, इलेबोरेशन। तो विस्तारण ही सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को मतलब सहायक अर्थपूर्ण अधिगम देने के लिए सबसे सहायक होता है विस्तारण। तो यही दूसरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। फिर 4 चीज़ें दी गई हैं कि क्या जानना महत्वपूर्ण है। आइए एक एक चीज़ पे बात करते हैं। पहला दिया गया है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो है, अगर हम ये जानते रहेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, मैंने आप लोग को बताया है ना कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को सम्मिलित करके एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। तो क्यों मतलब ये जानना ज़रूरी है, ये बात आप लोग को समझ आई। तो इसी वजह से कि जैसे बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये जानना आवश्यक है, जिससे हम उन्हें के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को सम्मिलित करके उन्हें नया कॉन्सेप्ट सिखा सकें। फिर दूसरा दिया गया सामान्य भ्रांतियाँ। तो बच्चों की भ्रांतियों को जानना भी ज़रूरी है। अगर हम उनकी भ्रांतियों को समझे रहेंगे कि बच्चे कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, तभी हम उनकी गलतियों को सुधार पाएंगे। अगर हमें उनकी गलतियाँ ही नहीं पता तो हम बच्चों की गलतियों को सुधारेंगे कैसे। तो इस वजह से बच्चों की गलतियाँ, भ्रांतियाँ भी कि उन्हें कहाँ का कन्फ्यूज़न है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा दिया गया, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं। पूर्वापेक्षाएं भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये ही नहीं पता रहेगा कि बच्चे किस अपेक्षा से इस विषय को सीखना चाहते हैं, तो जो है हम उनमें इंटरेस्ट एक डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से विषय सीखने के लिए बच्चों की पूर्वापेक्षाओं को भी जानना महत्वपूर्ण है। चौथा दिया गया, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमें बच्चों के हमें विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली ही नहीं पता होगी कि बच्चों को किस मेथड से पढ़ना पसंद है। अगर मान लीजिए किसी बच्चों को एक्सपेरिमेंटल मेथड पसंद है, वो खुद करके सीखना चाहते हैं, तो और हम उन्हें लेक्चर मेथड पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें ज्ञान दिए जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो उन्हें पसंद आएगा। पहली बात तो 5th तक के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि आपके लेक्चर मेथड को, आपके व्याख्या को वो सुनकर ही सोने लग जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मतलब ना बच्चों का इंटरेस्ट आएगा आपको सुनने में, और ना ही वो सीख पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि अगर हम बच्चों की पसंदीदा अधिगम शैली जान लें तो बच्चे अपना इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे भी खुश होंगे, सीखेंगे, और वहाँ टीचर भी खुश कि वो सिखा पा रहे हैं बच्चों को। तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही हो गए यार, चारों सही, इसमें चारों सही हैं। नीचे चौथा ऑप्शन मुझे लग रहा है चारों का होगा, तो वो चारों सही हैं, तो आप वही टिक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतिपादक शिक्षण। तो ये प्रतिपादक शिक्षण ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हाई लेवल पे जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें हिंदी में लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश का देख लेते हैं। दूसरा लिखा गया इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग।
तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है ये जो है हिंदी में नहीं लिखा तो क्या हुआ, इतनी इंग्लिश तो हमें आती है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब होगा कि पूछताछ आधारित अधिगम। तो पूछताछ आधारित अधिगम सबसे ज़्यादा संरचनात्मक उपागम है। कैसे है कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कोई टॉपिक बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव है। आप कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कुछ आपसे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप उसका आंसर कर रहे हैं, फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपकी क्लास कैसी है, एक इंटरैक्टिव क्लास है, तो जो कि बहुत अच्छी क्लास होती है इंटरैक्टिव क्लास। फिर क्या हुआ, दूसरा प्रॉफिट क्या है इसका कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनमें समझ डेवलप हो रही है, बच्चों को समझ आ रही है चीज़ें, तभी तो डाउट्स आ रहे हैं। अगर कुछ समझ ही ना आए वो तो शांति से वो लोग बैठे ही रहेंगे, लेकिन उन्हें समझ आ रहा है, इसी वजह से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यही दूसरा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सही आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया गया शिक्षण की व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि तो 1 से 5 तक के पेपर 1 में आप पेपर 1 का पेपर देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। तो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि एक सही मेथड है। 1 से 5 तक के बच्चे व्याख्यान विधि सुनेंगे ही नहीं, वो बोर होके सोने लग जाएंगे क्लास में। ये व्याख्यान विधि तो कॉलेजेस में ज़्यादा चलती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यही दूसरा ऑप्शन इसमें ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस, विच काइंड ऑफ स्किल सी इज फोकसिंग टू डेवलप एमंग स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एक शिक्षिका हैं जो विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं। वह विद्यार्थियों के किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो पहला दिया गया घोषणात्मक। अब बताइए, अगर टीचर स्टूडेंट्स से कह रही हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, उसे अपने दिमाग में ध्यान दीजिए, सोचिए उस बारे में, चिंतन क्या है आपके दिमाग का, उसे ध्यान दीजिए। तो इसमें बताइए कोई घोषणा जैसा है, इसमें कुछ घोषणा तो कर नहीं रहे बच्चे, उन्हें बस सोचना है कि क्या वो चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है, हम बैठे हैं और सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है और हम कहीं और ही एकदम व्यस्त रहते, खोए खोए से रहते हैं। और जब कोई बुलाता है तो फिर पूछेगा क्या सोच रहे, तो हमें खुद भी पता नहीं होता हम सोच क्या रहे थे, लेकिन हम सोचते रहते हैं, कुछ चिंतन कुछ चलता रहता है हमारे दिमाग में, लेकिन हमें याद भी नहीं रहता कि हम किस बात पे चिंतन कर रहे थे। तो जो शिक्षिका हैं वो इसी बात पे बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चे अपने चिंतन का संज्ञान लें, वो जाने कि वो क्या सोच रहे हैं। तो संज्ञान लेने की बात आई है, तो यही अधिसंज्ञानात्मक विकास बच्चों में डेवलप कराना चाह रही है शिक्षिका। तो यही मेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब अधिसंज्ञानात्मक विकास ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The strategy to remember a long string of letters by grouping that into memorable and meaningful parts is called. Okay, हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। अच्छा, पहला दिया गया समावेशन। तो अब बताइए, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला है, उसको पार्ट में करके याद किया जा रहा है, तो इसमें समावेशन कहीं है, एसिमिलेशन तो कहीं नहीं है। फिर दूसरा क्या दिया गया, खंडीकरण। तो जो लंबी श्रृंखला है अक्षरों की, उसे खंडों में ही तो बांट के याद किया जा रहा है, तो खंडीकरण ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। formulating new clarifications going beyond the simple application of previously learned rules to achieve a goal and evaluating the outcomes are important part of। ये किस चीज़ के important part है ये पूछ रहा है। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण भाग है। इसमें तो ऑप्शंस ही गायब हो गए हैं भाई, चारों ऑप्शंस ही नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप नीचे पिन है,
वहाँ ज्वाइन हो जाइए। इसका पूरा PDF सिर्फ 15 क्वेश्चन का नहीं, स्टार्टिंग से पहले फर्स्ट क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक का PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ना सिर्फ इसका पूरा 150 क्वेश्चन है ना, इस 10 जनवरी वाला पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, हमने कर लिया है। तो पूरा 10 जनवरी का पेपर सॉल्व हो गया है, तो 150 क्वेश्चन पूरे सॉल्व्ड आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इसमें आप लोग का ही फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और नहीं भी मिला तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस टाइम काफ़ी पूछा जाता है ये। तो पहला अभिकथन ए दिया गया, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। फिर कारण क्या दे रहा है ऐसा करने का, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। अब सही विकल्प बोल रहा है कि कौन सा होगा। अच्छा, मेरी वजह से इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश के ऑप्शन ही नहीं दिख रहे होंगे, एक मिनट। हाँ, तो अभी शिक्षकों का किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, शिक्षकों मतलब विद्यार्थियों के जो विद्यार्थी जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसमें जो उनको भ्रांतियाँ आ रही हैं, शिक्षक को उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर उनकी भ्रांतियों का वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उपेक्षा कर देंगे कि तुम गलत गलत भ्रांतियाँ लेके आते हो, जाओ तुम्हें बताया नहीं जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो बच्चे क्या उनकी भ्रांतियाँ दूर हो पाएंगी? तो वो उन्हीं भ्रांतियों के साथ जिएंगे, उन्हें वही भ्रांतियाँ सही लगने लगेंगी। इसी वजह से जो बच्चों की भ्रांतियाँ हों उसे सही तर्क देकर दूर कर देना चाहिए। ये एक सही मेथड है बच्चों को पढ़ाने का। फिर कारण क्या दिया गया, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। ऐसा नहीं है, तर्क हमेशा बच्चे तर्कहीन बातें ही तो नहीं करते, कभी कभी वो तर्क संगत बातें भी करते हैं। तो उनके तर्क को हमें अपने तर्क से काउंटर करना रहता है, जिससे वो हमारे तर्क से सहमत हो जाए। तो दूसरा जो कारण है ये भी गलत है, तो इसमें कथन और कारण दोनों ही गलत हो जाएंगे और यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? अच्छा, मतलब संवेगों से संबंधित मतलब करंट के जो फिजियोलॉजिकल थ्योरीज हैं इसमें इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किस तरह देखा जाता है, वही पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो नहीं, जैसे कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, तो यही सही ऑप्शन होगा। इसमें गंधे लिखा गया है बट होगा बंधे। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, ये टाइपिंग एरर है। तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और कैसे बंधे हैं अब आप लोग पूछ सकते हैं। तो बंधे ऐसे हैं, अब आप बताइए, कोई बच्चा है हमारे यहाँ, जब कोई रिलेटिव आते हैं तो क्या बच्चा रिलेटिव से उतना प्यार, उतना अफेक्शन दिखाता है जितना अपनी माँ या अपने भाई बहन से दिखाता है? नहीं दिखाता, बल्कि रिलेटिव अगर ज़बरदस्ती उनको अपनी गोद में ले भी लेते हैं तो भी वो रो रो के अपनी माँ के पास ही वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पहले तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसे ये समझ है, उसमें ये संज्ञान है कि ये हमारी माँ है, ये हमारे भाई हैं, ये बहन है, तो उसमें ये संज्ञान डेवलप हुआ है, तभी तो उसे पता है। और संज्ञान डेवलप होने की ही वजह से उसमें इमोशन आया है कि वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि उनसे दूर नहीं जाता, और रिलेटिव्स को वो नहीं जानता है। इसी वजह से ना संज्ञान है, ना वहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट है। जहाँ संज्ञानात्मक विकास होगा वहाँ इमोशनल डेवलपमेंट होगा ही। इसी वजह से कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। अच्छा, पूछ रहे हैं
किस तरह के कार्य करने में विद्यार्थी खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। पहला दिया गया है मूर्त और अत्यधिक जटिल। तो बच्चे मूर्त कार्य तो करना तो एक बार हम मान भी लेते हैं कि पसंद करते हैं, लेकिन अत्यधिक जटिल कार्य करना उन्हें कभी पसंद नहीं होता। तो इस वजह से पहला ऑप्शन सही तो हो रहा था, लेकिन ये दूसरा जो स्टेटमेंट आ गया अत्यधिक जटिल, इसकी वजह से ये गलत हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। तो ये ऑप्शन सही है कि अगर बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है सीखने के लिए, वो प्रेरित तभी महसूस करेगा जब ये जो है चीज़ें उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई हों। जैसे साइंस अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं तो उसकी डेली लाइफ से वो चीज़ें रिलेट करेंगी, तभी वो उसको पढ़ने में मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा। अगर हम उसे ईवीएस पढ़ा रहे हैं, अब 5th तक तो ईवीएस में ही सारा कुछ चलता है, साइंस वगैरह, तो ईवीएस में अगर हम उसे पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अपने चारों तरफ पौधे देख रहा है तो वो ध्यान से सुनेगा उस चीज़ को। लेकिन जहाँ उसे थोड़ा अलग टॉपिक हम पढ़ाना चालू करेंगे तो वो उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चों का। तो इसी वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें यही जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इतने जो बच्चे अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स हैं और आप लोग ज़रूर ही इस बार सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी बेस्ट विशेस भी हैं और आप लोग अपनी मेहनत से ये करेंगे भी है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए जय श्री राम।